अब खबर विस्तार से। कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी को अपने बयानों से विवादों में लाते रहे हैं। अब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने चापलूसी में राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर डाली, लेकिन मध्य प्रदेश के लक्ष्मण सिंह को इस बयान पर गुस्सा भी आ गया। देखें। भगवान राम भी अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की भगवान राम से तुलना करने वाले ये महानुभाव राजस्थान की गहलोत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा हैं। कह रहे हैं भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल चले थे, लेकिन राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस ऐतिहासिक पदयात्रा में राहुल गांधी भगवान श्री राम से भी ज्यादा चलेंगे। भगवान राम भी अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। राजस्थान सरकार के मंत्री जी के इस बयान पर विरोधियों को तो छोड़िए, अपने ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की तुलना श्री राम से कर पार्टी के कुछ लोगों ने चमचागिरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस तरह के लोगों से पार्टी उपहास का केंद्र बन जाती है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ऐसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करें। घर वालों ने ही परसादी लाल मीणा को घेरा तो बाहर वाला कहां छोड़ने वाला था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने पर कांग्रेसियों पर हमलावर हुए। कहा, राम के बारे में लक्ष्मण से अच्छा कौन जानता होगा। कांग्रेस खुद को बदलने को राजी नहीं है। चापलूसों की फौज को सोचना चाहिए। भगवान की तुलना कर रहे हैं, आदमी ही बन जाए पहले। अच्छा, राम के बारे में लक्ष्मण से ज्यादा अच्छा कौन जानता हो? ये कांग्रेस के लोग अपने आप को बदलने पर राजी नहीं है। याद हो आपको, देवकांत बरुआ जी हुआ करते थे, उनने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। भारत है, इंदिरा है तो भारत है, भारत है तो इंदिरा जी है। इंदिरा जी तो नहीं है पर भारत तो है। ऐसे ही कमोबेश ये जो चापलूसों की फौज है, जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक जी ने सम्मानित ने बताई है, इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसी तरह के सवाल उठाए हैं भगवान पर, और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है। ये जो चुनाव के वक्त कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, एक शब्द नहीं हो रहा। चारों तरफ से कोई भगवान से तुलना इनकी कर रहा है। आदमी ही बन जाए पूरे, वही पर्याप्त है। 24 साल में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान किसी गैर कांग्रेसी के हाथ में जा रही है, तो कांग्रेसियों को भी ये उम्मीद जगी है कि परंपराएं टूटेंगी, चापलूसी की आदत छूटेगी। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये उम्मीद टूटती है या चापलूसी की आदत छूटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 24 साल बाद कांग्रेस एक नई शुरुआत करने जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर। 24 साल बाद कांग्रेस को एक गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिला है। बुधवार को चुनावी नतीजे के बाद आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई, लेकिन नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। hereby declare Shri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress। और इस आधिकारिक घोषणा के साथ ही देश भर में कांग्रेस जश्न में डूब गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़े बजने लगे। कांग्रेसी नेता एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगे। कांग्रेसी जश्न मनाए भी क्यों नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर 24 सालों के बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष जो मिला है। खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। उनका एक लंबा अनुभव है पार्टी में, उस अनुभव का फायदा पार्टी को पहुंचेगा। के जैसा अनुभवी और दक्ष आदमी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, पूरे देश भर के कांग्रेस कर्मी खुश हैं और निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में कांग्रेस फिर अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा वापस करेगी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है।
हम सब लोग तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे। कांग्रेस कमेटी के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में और खड़गे साहब के निर्देशन में चुनाव लड़ेगी और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जीत हासिल करते हुए कुल 9,385 पोल्ड वोट में से 7,897 वोट हासिल किए हैं, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट ही मिल पाए। 416 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। वोट 9,385 पड़े हैं, उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। ये तो बात हुई चुनावी नतीजों की, लेकिन कांग्रेस के गैर गांधी अध्यक्ष के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। खड़गे ऐसे वक्त में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं जब कांग्रेस को नई ताकत की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस लगातार देश भर में चुनाव हार रही है। खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो स्वतंत्र होकर पार्टी के लिए फैसला ले सके, जिसमें गांधी परिवार का कोई दबाव न हो, क्योंकि विरोधी इस बहाने हमला करते रहे हैं। अब देखिए, खड़गे जी पहले ही कह चुके हैं कि जो बलि का बकरा होगा वही तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। नेहरू परिवार की चमचागिरी करना और 10 जनपद पर नाक रगड़ने वाला ही तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, ये खड़गे जी के बयान से पहले ही स्थापित हो चुका था। थरूर जी की बड़ी बेइज्जती हुई और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार किया है कांग्रेस ने। जिस प्रकार से खड़गे जी ने कहा था कि बलि का बकरा ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, या जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा ही होगा, तो मैं खड़गे जी को निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बदलकर अब बीकेबी कर दें, बलि का बकरा। मैं तो आगे बीकेबी ही कहूँगा और मुझे लगता है यही नाम उचित होगा। केवल नेहरू परिवार के रिमोट के रूप में ही खड़गे जी आगे साबित होंगे। खड़गे के सामने दूसरी बड़ी चुनौती पार्टी में लगातार पड़ रही फूट को रोकना है। कांग्रेस फिर से तभी चुनाव जीत सकती है जब वो जनता को ये भरोसा दिला पाए कि उनके लिए यही पार्टी बेहतर है। इसके लिए कांग्रेस को नए लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। खड़गे के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती ही है। अभी नवंबर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद गुजरात में भी चुनाव है। अगले साल यानी कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इनमें कर्नाटक भी शामिल है, जहां से खड़गे खुद आते हैं। 2024 में भी 7 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की बड़ी चुनौती खड़गे के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पीएफआई के मामले में न्यूज़ 18 पर एक आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। उसने एसडीपीआई पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि एसडीपीआई की वजह से पीएफआई को फंसाया गया। दरअसल एमपी एटीएस ने पीएफआई के 13 सदस्यों को 8 दिन की रिमांड पर लिया है। एमपी एटीएस ने भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट से पीएफआई के 13 सदस्यों को 8 दिन की रिमांड पर लिया है। इन सभी से टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूछताछ की जानी है। 13 आरोपियों में एक आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस औरंगाबाद से पकड़कर लाई थी, जिसे कोर्ट में एमपी एटीएस को हैंडओवर कर दिया गया।
पीएफआई के सदस्यों को फिर से एमपी एटीएस ने रिमांड पर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो पीएफआई के 13 सदस्य उनको एटीएस जो है रिमांड पर लेकर अपने साथ यहां से कोर्ट से ले जा रही है। 13 जो पीएफआई के सदस्य उन पर काफी गंभीर आरोप है, देश विरोधी गतिविधियों के साथ टेरर फंडिंग जैसे आरोप है। कई इनपुट मिले थे, उसी इनपुट के बाद जो है इनसे यहां पर पूछताछ की जाएगी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त आरोपियों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम के राजनीतिक संगठन का नाम लिया और कहा कि एसडीपीआई की वजह से वो फंसे हैं। पार्टी की वजह से, एसडीपीआई की वजह से, पार्टी की वजह से, एसडीपीआई की वजह से। आरोपियों के वकील परवेज आलम का कहना है कि ऐसे लोगों को फंसाया गया है जिन्हें लिखना तक नहीं आता। गलत फंसा रहे हैं, गलत तरीके। वो पीएफआई के मेंबर ही नहीं है। उनका कहना यह है कि उन्हें पीएफआई का फुल फॉर्म नहीं जानते वो लोग। ऐसे ऐसे लोगों को फंसाया जिनके हाथ कांप रहे हैं, जो लिखना भी नहीं जानते। पीएफआई के मेंबर होना एक अलग बात है, और पीएफआई संगठन लीगल है इलीगल है वो क्वेश्चन अलग है। बाकी अभी सवाल ये पैदा हो रहा है कि आज की तारीख में पीएफआई का मेंबर साबित करना या ना साबित करना, ये चार्जशीट की बात है। और पक्षकारों का कहना यह है कि हमें पीएफआई से कोई मतलब नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया या एसडीपीआई खुद को राजनीतिक पार्टी बताती है। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में भी एसडीपीआई का दफ्तर भी है। इस पार्टी को पीएफआई का पॉलिटिकल विंग बताया जाता है। एसडीपीआई का प्रमुख एम.के. फैजी है, जो आमतौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहता है। पार्टी के उद्देश्यों को देखकर लगता है कि यह पार्टी अल्पसंख्यकों के बीच पैठ बनाने के लिए बनाई गई है। फिलहाल ये जांच का मुद्दा है कि एसडीपीआई का इस पूरे मामले से कितना लेना देना है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है। पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल के साथ मिशन 2023 की रणनीति जोर शोर से बनाई जा रही है। रायपुर में बीजेपी ने बड़ी बैठक कर इलेक्शन के साथ प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन हासिल करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी में बैठकों बदलावों का दौर जारी है। प्रदेश के 13 जिला अध्यक्ष बदलने के बाद बीजेपी ने बड़ी बैठक की, जिसमें 2023 इलेक्शन की रणनीति बनाई गई। संभाग प्रभारियों, जिला प्रभारियों, जिला सह प्रभारियों की इस बैठक में पार्टी की आगामी कार्ययोजना और चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस बैठक से संगठन के काम में तेजी आएगी। अभी पार्टी के संभाग प्रभारियों, जिला प्रभारियों, जिला सह प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है। इस बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजना, चुनाव की दृष्टि से तैयारियां, इन सब विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और किस तरह से हम आगे मतदान केंद्रों तक अपनी तैयारी करें, किस प्रकार से आगे की रणनीति हो, इन सारी बातों पर बातचीत करके आज ये कार्य योजना बनी है। और निश्चित रूप से आज की कार्य योजना के बाद हमारे नीचे स्तर तक संगठन के काम में चुनाव की दृष्टि से तैयारी में तेजी आएगी। बीजेपी इलेक्शन की रणनीति तो बना ही रही है, प्रदेश की सरकार को घेरने की भी तैयारी है। बैठक में इस पर भी मंथन हुआ। 11 तारीख को बीजेपी बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली निकालेगी। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफी, शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ा कार्यक्रम हमने तय किया है 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली। जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर आज अपराध बढ़े हैं, अत्याचार बढ़ा है, जिस प्रकार से महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफी का वादा राज्य सरकार ने किया था, वो वादा पूरा नहीं किया है। महिला स्व सहायता समूह से काम छीनने का काम हुआ है। जिस प्रकार से शराबबंदी का वादा करके वो वादा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में 11 नवंबर को होना है। उसकी भी तैयारियां हमारी जोर शोर से प्रारंभ हो रही है। आगे भी हम लगातार इन विषयों को लेकर काम करेंगे। बीजेपी संगठन में भी बड़ा बदलाव कर चुकी है। रायपुर सहित प्रदेश के 13 जिलों के अध्यक्ष बदल दिए गए।
एक साथ इतने जिला अध्यक्ष बदला जाना ये संदेश है कि बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है और संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हर प्रयास कर रही है। देखना होगा कि ये कोशिशें बीजेपी को कितनी कामयाबी दिलाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी के प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। इंदौर में तो त्योहार पर भी मोदी मोदी है। यहां गोल्ड के पीएम मोदी बिक रहे हैं, देख लीजिए आप भी। पीएम मोदी के फैंस दुनिया भर में हैं। इंदौर में तो धनतेरस पर भी मोदी मोदी है। प्रधानमंत्री का ऐसा क्रेज कि लोग त्योहार के मौके पर सोने और चांदी से बने फ्रेम और मूर्ति खरीदने जा रहे हैं। धनतेरस के मौके पर सराफा बाजार में पीएम मोदी का गोल्ड फ्रेम बिक रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री की चांदी की मूर्ति की भी काफी डिमांड थी। इस बार पीएम मोदी की गोल्ड फ्रेम को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, आइए जानते हैं। इंदौर के सराफा मार्केट में चांदी के मोदी जी के बाद अब सोने के मोदी जी बिक रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोल्ड फ्रेम यहां पर बिक रही हैं। इससे पहले जो चांदी के मोदी जी थे उनकी काफ़ी डिमांड हुई और उसके बाद अब की बार एक गोल्ड की फ्रेम यहाँ मोदी जी की आई हुई हैं। जो इस दुकान के संचालक हैं निर्मल वर्मा घुंगरू, वो मेरे साथ हैं। जी बताइए, इनकी कितनी डिमांड है और क्या खासियत है? मोदी जी की डिमांड तो वैसे पूरे देश को ही है और चूंकि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारा आइकॉन भी है, तो मोदी जी की जो प्रतिमा है ये अभी हम 5 लेके आए थे। इसमें से हमारी 3 तो सेल हो चुकी है। बाकी अभी हमारे कुछ युवा साथियों ने भी जो है इसकी डिमांड की है गिफ्ट बांटने के लिए। तो इस प्रकार से अभी इसकी डिमांड तो है हमारे पास मार्केट में। सराफा कारोबारी मुंबई से पीएम मोदी गोल्ड फ्रेम लेकर आए हैं। इनकी कीमत 5,000 से होकर 50,000 रुपए तक की है। प्रधानमंत्री के प्रशंसक गिफ्ट देने, अपने घरों पर रखने के लिए मोदी जी की मूर्ति खरीदने आ रहे हैं। यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव के चांदी के सिक्के भी बेचे जा रहे हैं, जिनकी धनतेरस और दीपावली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है। क्या खासियत है इसकी? ये गोल्ड की बनी हुई है। इसमें गोल्ड पूरे जो इसके अंदर आप जो देख रहे हैं ये मोदी जी का जितना भी चेहरा बना हुआ है ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है। और इसकी कीमत जो है हमारी 5,000 रुपये से स्टार्ट होती है, जो 50,000 रुपये तक इसकी कीमत आती है। ठीक है, जब चांदी के मोदी जी आए थे तो काफ़ी डिमांड थी, इनकी कितनी डिमांड है? इनकी डिमांड भी है अभी हाल। अब चूंकि क्या होता है ये गोल्ड की थोड़ी कास्टली पड़ती है, तो इस कारण आदमी को थोड़ा सा लेने में वही व्यक्ति ले रहा है जिसको इसकी ये शौक वाला व्यक्ति काम करता हो या जिसको अच्छा लगता है, मोदी जी उसके आइकॉन हो, वही व्यक्ति कर पा रहा है इसको। कहाँ से लाए आपने? ये हमने बम्बई से ली हुई है और ये हमारे एग्जीबिशनों में हमारे जो गोल्ड की और भी आप मूर्तियाँ देख रहे होंगे तो उसी कंपनी की ये गोल्ड की मूर्तियाँ भी है। तो देखिए, इस बार चांदी के बाद अब गोल्ड के मोदी जी की भी डिमांड बढ़ गई है और जो निर्मल वर्मा है वो इन्हें बॉम्बे से लाए हैं और जिस तरह की डिमांड बढ़ती जा रही है उसकी पूर्ति के लिए भी और भी इस तरह की फ्रेम इंदौर पहुंचेंगी। कैमरा संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।